हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और क्लास देखो थोड़ा डिसिप्लिन होकर के, अगर आपका मन करे तो। जब तक आप कहोगे तब तक मैं क्लास चलाऊंगा, है ना। अब ये होता है कि यार बाद में देख लूंगा। छोटे बच्चे नहीं हो आप, क्लास 12th में हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ तो और कोई कुछ नहीं कहेगा पढ़ने के लिए। तो जो चाहोगे वो करोगे, कोई मना करने वाला नहीं होगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि देखोगे, थोड़ा पढ़ोगे, बुक इस्तेमाल करोगे तो कुछ डाउट तो निकलेंगे। और जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे पूछना है, तो मैं आपके लिए लाइव आ जाऊंगा यार, मतलब आपसे इंटरेक्ट करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देने का रीजन एक ही है कि जब मैं लाइव आऊंगा तो मे बी वो इतनी लंबी क्लास में नेट स्लो हो जाए, तो कभी आपको स्क्रीन दिक्कत होगी, कभी आपको वॉइस से दिक्कत होगी, तो आप थोड़ा सा मोरल आपका डाउन हो जाएगा। इसमें कम से कम एक वीडियो ऑडियो क्वालिटी बेस्ट रहती है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। बाकी आप जिस दिन कहोगे मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा। आज का जो टॉपिक है कल से, वो है कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस थ्योरी थी, एंड कैपेसिटेंस ये बताता है कि एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटेंस की थ्योरी पे बेस्ड कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। अब ये कैपेसिटर जो कि कैपेसिटेंस पे बेस्ड है, तो ये असल में होगा क्या। इसमें होंगे टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर होंगे, और ये सेपरेट होंगे, मतलब इनके बीच में होगा सेपरेट बाई एन इंसुलेटिंग मीडियम, यानी इनके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम यानी मीडियम रहेगा। तो अगर ये एक प्लेट है, एक कंडक्टर है, और ये एक कंडक्टर है, और इसके बीच में एयर फिल है, एयर, इसके बीच में फिल है एयर, तो एयर भी आपका क्या है, इंसुलेटर है। तो सिंपली किसी भी शेप एंड साइज के कैसे भी दो कंडक्टर हो, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, उनके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम हो, तो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा। अब इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है। तो इसका यूज ये है कि ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, या हम कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये स्टोर किसको करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को। ठीक है। तो बस कैपेसिटर इतना ही है कि इसमें अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का जो कि सेपरेट हैं एक इंसुलेटिंग मीडियम से, और इसका यूज ये है कि ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की तरह का एनर्जी ही है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब अगर इसका हम बात करें कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जैसे आप पीछे देख चुके हो कि हम ऐसे बना देते हैं रेजिस्टेंस, या क्लास 10 में देखा है आपने, ऐसे कर दिया तो बल्ब बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे कैपेसिटर को हम शो करते हैं, तो यहाँ पे दो तरह का कैपेसिटर होगा। एक कैपेसिटर वो होगा जिसका कैपेसिटेंस फिक्स होगा। कैपेसिटेंस फिक्स होने का मतलब जो इसकी सी की वैल्यू है, यानी वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये पहले से फिक्स होगा, यानी ना उसे ज्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो। तो उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, ऐसे दो ये खींच दिया, ये दो कंडक्टर हो गए बीच में ये, और जो इधर ये हैंड निकला है ये आपके बैटरी से कनेक्ट करने के लिए है, प्लस और माइनस। एक ऐसा भी हो सकता है कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस जो है वो वेरिएबल हो। अब वेरिएबल कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि इसका जो सी है, तो वो चार्ज जो वो स्टोर करेगा वो वेरिएबल है, मतलब उसे हम चेंज कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना चार्ज स्टोर
करवा सकते हैं। तो इसका सिंबल ये आपने कैपेसिटर बनाया, इस पे डायरेक्ट से एरो पुट कर दिया, तो ये एरो क्या हो गया कि हाँ ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का है, यानी हम इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हुआ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। रिपीट करता हूं, कैपेसिटर क्या है आपके लिए? डिवाइस है। अरेंजमेंट क्या है? दो कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में क्या है? इंसुलेटिंग मीडियम है। जो सबसे सिंपल होगा उसके बीच में क्या रहेगा? एयर, और एयर भी क्या होगा? एक इंसुलेटिंग मीडियम है। यूज क्या है? स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। दो तरह का कैपेसिटर होगा, एक का कैपेसिटेंस फिक्स होगा, यानी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी फिक्स होगी, उसका चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे। एक कैपेसिटर ऐसा होगा जिसका कैपेसिटेंस वेरिएबल होगा, यानी उसमें जो चार्ज स्टोर करने की उसकी जो कैपेसिटी है उसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हमें देखना है, जहां से क्वेश्चन आपके बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये टॉपिक है आपका कैपेसिटर के टाइप्स, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो जो पहली चीज है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या है? तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज कैपेसिटर है। मोस्ट वाइडली मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला कैपेसिटर। इसमें क्या होगा? इसमें टू लार्ज प्लेन पैरेलल टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी। टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होगी। सीधा जानो कि ऐसे पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी और ये सेपरेट रहेंगे। आजकल स्पेलिंग भी मेरी, ये एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे, मतलब इनके बीच की जो दूरी रहेगी एट स्मॉल डिस्टेंस, से कुछ दूरी पे ऐसे सेपरेट रहेंगे। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल चीज है कि इसमें क्या क्या है। सिंपल है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। इसमें दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे। हमें यहाँ पर इसकी थ्योरी देखनी है और कैलकुलेट करना है इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू, यानी सी कितना होगा, और वहीं से आपका न्यूमेरिकल्स बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा हूं। ये दो प्लेट्स हो गए। इन प्लेट्स का जो एरिया है वो ए है। ये जो ऊपर का प्लेट है, इसके सरफेस पे, इनर पे प्लस चार्ज है। जब यहाँ प्लस है तो जाहिर सी बात यहाँ पे उल्टा क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो इस पे चार्ज कैसा है? निगेटिव चार्ज। अब इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कैसा है? वो है स्मॉल डी। जब इस प्लेट के बीच में चार्जेस लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? प्लस से माइनस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? प्लस से माइनस। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी डायरेक्शन हो गई, लेकिन डायरेक्शन को दिखाएंगे एरो से, इसलिए एरो पुट कर दीजिए। ठीक है, यहां पर जो प्लेट पे प्लस चार्ज है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा
इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा प्लस सिग्मा, और नीचे वाले प्लेट इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा माइनस सिग्मा। ठीक है, जो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उनकी वैल्यू होगी क्यू। तो लिख दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे जो ए है कैपिटल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ईच प्लेट, मतलब दोनों ही प्लेट का एरिया है ए। फिर यहाँ पे स्मॉल डी क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस होगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस सिग्मा लिखोगे, ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, किस पे, ऑन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट पे। आई बात समझ में। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, ये हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी जो प्लस क्यू होगी वो प्लस प्लेट के लिए होगी, माइनस वैल्यू माइनस के लिए, ऐसे यहाँ पर ये। फिर आपको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितना होता है, ये होता है क्यू बाई ए। चार्ज क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा ए। प्लस चार्ज होगी तो सिग्मा प्लस वाले के लिए, माइनस चार्ज होगी तो सिग्मा माइनस वाले के लिए। ठीक है, ये इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं थ्योरी भी क्लीन कर दूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्योरी में क्या क्या है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, मैं थ्योरी छोटा दे रहा हूँ क्योंकि मैं डेरिवेशन करना है, पूरा कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, हम अगर आउटर रीजन की बात करें, इस प्लेट के आउटर रीजन की बात करें, मतलब इधर और इधर, तो इस आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी प्लेट के अपर, प्लेट के बिलो, प्लेट के अपर ये, प्लेट के बिलो ये, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, अगर ये प्लस प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, आउटर, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का प्लस आ जाएगा, इधर का इसका आउटर, तो इक्वल अपोजिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आउटर रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आउटर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आउटर रीजन में यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया और यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब बचा इनर रीजन, जहां पर मैंने कहा था कि प्लस और माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ई, वो हमको निकालना है। तो अब इनर रीजन की अगर बात करें, अंदर की तरफ अगर हम बात करें इनर रीजन की, तो यहाँ पे प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहां से आएगी, तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कंडक्टर, सिंपली कंडक्टर के लिए, तो वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाली प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का सम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
यानी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि इसके इनसाइड है। तो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐड करके आप देख लीजिए। अब मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फाइंड किया, हमें तो फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन V, और कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें V की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे V की वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम V को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ E। अगर हमें E पता हो तो हम V निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, जो यहाँ पे चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, तो इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भी कितना होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हो गया D। अब E की वैल्यू अगर आप इसको इक्वेशन 1 ले लो, तो यहाँ से E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो V की वैल्यू में आप E की वैल्यू क्या पुट कर दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये D। अगर आपको लग रहा हो डाउट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको पढ़ाया है E इक्वल टू माइनस dV/dr, यानी E इक्वल टू सिंपली V अपॉन R। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और R क्या होगा, डिस्टेंस। ठीक है, V मिल गया आपको। अब आप C निकाल सकते हो, तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब इस Q की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है चार्ज Q पर यूनिट एरिया, तो यहां से Q कितना हो जाएगा, सिग्मा है, तो Q की वैल्यू हमने पुट कर दी सिग्मा इंटू A, और V की वैल्यू हमारी यहां से हो गई इक्वेशन 2 से सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या मिल गया हमको, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो बाकी सब मैं क्लीन कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इनर रीजन के लिए बस ऐड अप करके E निकाल के E से हम V निकालेंगे, क्योंकि हमें जो कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमें V चाहिए, और V निकालने का इनडायरेक्ट तरीका क्या है कि हम E निकाल लें। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हमारे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये जो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है C, साफ दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये कैपेसिटेंस C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस D के, डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेट्स, और ये कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, जो कि है परमिटिविटी, क्योंकि क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसको आगे हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि अगर मीडियम चेंज हो जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही। तो डायरेक्टली और इनवर्स का मामला आप समझते ही हो।
कि अगर लार्जर एरिया का, प्लेट का एरिया लार्जर होगा तो कैपेसिटेंस लार्जर होगा, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। लेकिन दोनों प्लेट के बीच के अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। नहीं, दोनों प्लेट जब दूर जाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होने का मतलब है वो कम चार्ज स्टोर करेगा। और इसको तो हम बहुत डिटेल में देखेंगे आगे कि अगर बीच का मीडियम चेंज कर दें, मतलब एयर हटा दें, अभी क्या है जब यहाँ पे ε0 है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ना होकर के ये फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस है यानी कि एयर या वैक्यूम है, ये एयर या वैक्यूम है। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देंगे मीडियम को तो क्या इफेक्ट होगा हमें देखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सारे लगभग न्यूमेरिकल शुरुआत इसी से होंगे, बाकी कुछ बाद बाद में चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब दो यहाँ पर कैपेसिटर के आपको टाइप और पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है वो आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए, फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम देगा। ठीक है, स्पेशली कंपटीशन में। देखते हैं, तो अब हमारा जो है कैपेसिटर नेक्स्ट, ये पैरेलल था, दो ऐसे कंडक्टिंग प्लेट थे, जिसे बैटरी वगैरह प्लेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है ये है स्फेरिकल, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर, यानी जो चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटर बनाएंगे उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो ध्यान दीजिए कैसा होगा ये स्फीयर का इनर पार्ट होगा और सेंटर से इसका रेडियस होगा a, इसके आउटर में ये दूसरा होगा जिसका रेडियस होगा b, तो इसका रेडियस हो गया b। अब चार्जेस क्या हैं, जो बड़ा वाला है स्फीयर, ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ये कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, यानी एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर है लेकिन दोनों का सेंटर सेम। अब जो बड़ा वाला स्फीयर है यानी ये, इसके इनर सरफेस पे प्लस चार्ज, इसके इनर सरफेस पे चार्ज कैसा है, प्लस है, इसके इनर सरफेस पे चार्ज है प्लस, और जो फिर ये है अंदर वाला, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है माइनस। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आप देख लीजिए जो ये चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे प्लस क्यू ली जा रही है, जो अंदर वाला है उस पे चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू ली जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा प्लस से माइनस, येलो से बना दिया है मैंने, थोड़ा सा कलर हल्का हो गया है, लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कैसे लाई कर रहा है, प्लस से माइनस। आउटर रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मैंने बताया भी कैसे 0 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। अब हमें इस स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो हमने अभी कहा कि कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए C Q/V, चार्ज भले पता हो V बताना है, और अभी आपको बताया कि V पता करने के लिए पहले E पता कर लेते हैं, तो अगर E पता होगा तो V पता चल जाएगा। अब इसके लिए क्या कर रहा हूं कि इन दोनों के अंदर यहां बीच में मैंने ले लिया एक पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करेंगे आप गॉस लॉ का, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज करेंगे गॉस लॉ का। और उस जगह पर गॉस लॉ तब लगा पाओगे जब आप वहां पर गॉसियन सरफेस खींचोगे, और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल के लिए स्फीयर ही होगा, यानी ये मैंने ब्लू से एक
गॉसियन सरफेस ले लिया और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हो गया स्मॉल आर। तो ध्यान रखना है ये स्मॉल ए रेडियस है इनर शेल का, स्मॉल बी रेडियस है आउटर शेल का, और जो स्मॉल आर रेडियस है ये है गॉसियन सरफेस का, ये है गॉसियन सरफेस का जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं अगर उसके लिए फ्लक्स बताना पड़ता है। तो फ्लक्स फाई होता है E इंटू ए। तो यहाँ पे जब मैंने स्फीयर बनाया है तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। तो यहाँ पे E इंटू 4πr², ये हो गया फ्लक्स। पहले भी करा चुका, कई बार करा चुका हूँ। अब आप गॉस थ्योरम लगाओगे तो ये फाई जो E है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से ये होता है Q/ε0, पुट कर दो। तो फाई E की वैल्यू E इंटू 4πr² Q/ε0। यहाँ पे काम करो कैपिटल क्यू लो क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया ऊपर देखो। तो ये हो जाएगा Q/ε0। फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, ये गॉस थ्योरम है इसमें दो वाले में, इंटू 4πr² Q/ε0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4πε0 और ये आ जाएगा Q/r²। दोनों को एक साथ अगर लिख दूं मैं तो Q/4πε0r², ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से V निकालना है, फिर V से यहाँ पे C निकालना है। तो ये कैसे किया देख लो, पीछे भी गॉस लॉ कई बार पढ़ाया तो वहीं से किया है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस V विद द हेल्प ऑफ E। ये भी पढ़ाया बेटा, भले आपको याद ना हो, पढ़ाया तो मैंने सब है, बताया भी कि बेटा यूज लगवा, लेकिन आप पढ़े ना पढ़े हो। तो V निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ E, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, देखिएगा V निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ E। जो हमने E फाइंड किया है इसी के हेल्प से हम V फाइंड करेंगे। और अगर सीरियसली बैठ के वीडियो देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे उसमें कौन सा फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू इनर स्फीयर के लिए। तो V इक्वल टू -a/b E.dr, ऐसा मैंने भी पढ़ाया था आपको। अब मैं, ये तो आपको याद होगा E.dr है, इंटीग्रेशन है। A से B क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं V इस यहां से लेके यहां तक, तो लिमिट क्या होगी A से B ही होगी। अब देखो भाई मेरे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इनवर्ड, लेकिन जो dr है रेडियस इसकी कहाँ है आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा 180। तो V इक्वल टू -a/b E.dr cos 180। cos 180 की वैल्यू -1, cos 180 की वैल्यू -1। यहाँ जब माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी V आ गया सिंपली a/b E.dr। E की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दीजिए। तो V इक्वल टू इंटीग्रेशन a/b E की वैल्यू Q/4πε0r² और ये dr, ठीक है। अब इससे आपको इंटीग्रेट करना है तो कितनी बार में तरीका पढ़ाया है। इंटीग्रेशन हो रहा है r के रिस्पेक्ट में, तो केवल r वाली क्वांटिटी का होगा, बाकी सब कांस्टेंट उसे बाहर कर लो। तो इंटीग्रेशन के बाहर आपका आ गया Q/4πε0 a/b, अंदर क्या बचा 1/r² dr। इस 1/r² का भी इंटीग्रेशन करना सिखाया है,
भले आपको याद ना हो। तो क्या होगा यही देखना है हमको। देखते हैं, देखिए ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/r² को लिख सकता हूं मैं r⁻⁻² dr। इसका करोगे पावर रूल से इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा r-2+1 यानी r⁻−1/−1 यानी -1/r होगा इंटीग्रेशन। तो यहां पर v की वैल्यू q/4πε0 बी ब्रैकेट लगाइए -1/r लिमिट हो गया ऐसे भी। अब आपको पता है लिमिट कैसे पुट करते हैं। सो v q/4πε0 -1 पहले अपर लिमिट यानी b, फिर माइनस का साइन -1 लोअर लिमिट यानी a। तो v हो जाएगा q/4πε0 -1/b +1/a। अब जब से पढ़ा रहा हूं तब से बता रहा हूं बार बार कि प्लस वाले टर्म को पहले लिखो, माइनस वाले को लिखो बाद में। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा v = q/4πε0 ब्रैकेट में 1/a -1/b। ये हमने निकाल लिया पोटेंशियल। अब जब पोटेंशियल आ गया तो सी भी आ जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे किया है, क्योंकि ही डेरिवेशन से आपको आगे कंपटीशन में हेल्प करेगा। यहाँ नहीं पता है तो वहां भी और दिक्कत हो जाएगी। आई होप कर लिया आपने, नोट कर लीजिए तुरंत के तुरंत। हो गया, आगे देखते हैं। अब v आ गया तो c निकालना टफ नहीं है। बेटा कोशिशें ही कामयाब होती हैं। कर रहा हूं, आप भी करें। छोड़ देने के कई बहाने हैं, एक बहाना खोजे कोशिश करने के लिए, वरना सब खराब ही लगेगा। कैपेसिटेंस C होगा Q/V। तो ये Q और V की वैल्यू आपने पुट कर दी Q/4πε0 ब्रैकेट में 1/a -1/b। Q से Q कैंसिल हो गया। अब यहां पे C 1/4πε0, ये 1 में है भी, और इसमें तुम a b ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b -a। अब देखो जो ये 4πε0 a b है जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4πε0 a b / b -a। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल
कैपेसिटेंस। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। एक और होता है सिलेंड्रिकल, लेकिन चेक करूंगा, अगर थोड़ा भी आपके काम का होगा तो बताऊंगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, दोनों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 4πε0 क्या है, ए और बी रेडियस है। ठीक है, चलिए कुछ बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आपको करा दे रहा हूँ, लेकिन सीबीएसई में आए हुए। सिंपल का मतलब सीबीएसई में आए हुए, कोई कंपटीशन की बात नहीं करना है मुझे भी। पहला क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस is connected across a battery of V volts. The charge stored in it is 360 microcoulomb when potential across the capacitor is reduced by 120 volt. The charge stored in it becomes 120 microcoulomb. Calculate question first. The potential V and the unknown capacitance and the unknown capacitance C. Second part of the question, what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 वोल्ट। ये क्वेश्चन मार्क है, पढ़िए ध्यान से भाई, बहुत लिखने में टाइम लगा मुझे। एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर जिसका हमें कैपेसिटेंस पता नहीं है, उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, और उस बैटरी का पोटेंशियल है V वोल्ट। चार्ज स्टोर्ड इन इट इज 360 माइक्रोकूलम्ब, जो चार्ज उसमें स्टोर हो रहा है वो 360 माइक्रोकूलम्ब का है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, है जितना पहले पोटेंशियल था, अगर उसको कम करके रिड्यूस करके 120 वोल्ट कर देते हैं तो उसमें चार्ज हो जाता है 120 माइक्रोकूलम्ब का, यानी चार्ज देखो डिक्रीज हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल V कितना हुआ, अननोन कैपेसिटेंस C कितना हुआ।
उसके बाद ये कह रहा है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा दें 120 वोल्ट तो क्या चार्ज होगा। बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। इक्वेशन बन के सॉल्व हो जाएगा, बस आपको ध्यान देना है। देखिए भाई, हमने मान लिया फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए कि सी जो है उसका कैपेसिटेंस है और वी जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब जो पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। आपको पता है चार्ज क्यू कितना होता है, तो चार्ज क्यू होता है सी वी। ये कहां से आया, क्यू इक्वल टू सी अपॉन वी से, सॉरी सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी से। तो क्यू कितना हो गया सी वी। अब ये कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये है 360 माइक्रोकूलम। तो Q इक्वल टू सी वी हो गया 360 माइक्रोकूलम। Q इक्वल टू सी वी कितना हो गया 360 माइक्रोकूलम। अब क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहे हैं तो चार्ज पे चेंज हो रहा है। तो हमने जब पोटेंशियल को रिड्यूस किया 120 वोल्ट, तो हमने माना उस कंडीशन में चार्ज हो गया Q डैश। कैपेसिटेंस तो वही है, उस पर चेंज नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, मतलब पोटेंशियल कम होगा। कम होने का मतलब माइनस। तो ओरिजिनल V है और कम हुआ 120, तो V माइनस 120, और ऐसा करने पे चार्ज हो गया 120 माइक्रोकूलम। ये ओरिजिनल के लिए इक्वेशन 1, ये बाद की कंडीशन के लिए इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे होगा सी वी अपॉन सी वी माइनस 120, 360 अपॉन 120, सी से सी कैंसिल। इसको आप सॉल्व करिए तो 12 3 जा, यानी v इक्वल टू 3v माइनस 360। तो 3v माइनस v इक्वल टू 360, 2v इक्वल टू 360, यानी पोटेंशियल v आ गया 180 वोल्ट, या सिंपली v लिख देते हैं। तो ये पहले पार्ट का हो गया पोटेंशियल v। क्या हो गया पोटेंशियल v। अब आप कैपेसिटेंस बता सकते हो, तो कैपेसिटेंस C हो जाएगा Q अपॉन V। तो चार्ज कितना था 360 माइक्रोकूलम। पोटेंशियल कितना हो गया 180 वोल्ट, कैंसिल, यानी आ गया 3 माइक्रोफैरड। नहीं, कितना होगा 2 आएगा, 18 दूना, ठीक है 2 टाइम्स 2 माइक्रोफैरड। ये पहले पार्ट का हो गया। देखिए किया क्या है, जो क्वेश्चन दे रहा है वही किया है, हाँ जो कह रहा है वही किया है। ये तो ऐसे आप मैथ भी सॉल्व करते थे, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है ये कि चार्ज कितना होगा। तो एक बार चार्ज हमने क्यू डैश मान लिया, तो अब मान रहे हैं कि चार्ज हो गया क्यू डबल डैश। और इस कंडीशन में वो क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा दे रहा है 120 वोल्ट। तो रिड्यूस किया तो V माइनस 120 किया था, अभी बढ़ा दो तो यहाँ पे कैपेसिटी क्यू इक्वल टू सी वी, तो C हो गया। और V कितना हो गया V प्लस 120, क्योंकि इतना बढ़ा दे रहे हैं। अब C की वैल्यू कितनी आई है 2 माइक्रोफैरड। C हो गया 2 माइक्रोफैरड। V कितना आया है 180, ये कितना हो गया 120। तो 120 प्लस 180 प्लस 120 300, 2 जा 600, 600 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज होता है कूलम में। ये हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। और भी इनको कराऊंगा मैं, पूरी एनसीईआरटी करा दूंगा, उसका एग्जाम्पल करा दूंगा, और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स करा दूंगा। अब उससे बाहर कोई क्या पूछेगा, उनकी बार बार प्रैक्टिस करना,
सब सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लगेगा सब टफ है, उसको फिर कितनी भी बार पढ़ो। और ये एक बार करने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दूंगा, इससे ना रहे कि आपके मन में कोई डाउट रह जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लेक्चर में इतना ही, और एक लेक्चर मैं और दे दूंगा आपको आज रात तो नहीं, लेकिन आज सुबह तक दे दूंगा मैं, जिसमें आपका फिर ये चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बेस क्वेश्चन फिर मैं चैप्टर 3 शुरू कर दूंगा, और उसको बिफोर 25 तक खत्म कर दूंगा उसे मैं, चैप्टर 3 को रेगुलर हम लेंगे और 2-2 क्लास तक लेंगे। ठीक है, ताकि आपका सिलेबस बराबर हो जो छूटा हुआ था। रेगुलर और डिसिप्लिन होकर देखो भाई, है ना, फिर किस्मत थी मेरी, मुझे आना था, और बाकी क्या ही करूँ। तो करिए चीज़ों को, जहाँ लगता है मैं आपके लिए हेल्प करूँगा, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत बनाए रखिए। बाकी अगर आपको कोई टीचर मिल जाएगा बढ़िया पढ़ाने के लिए ऑफलाइन, तो आप पढ़ लीजिएगा, जो मुझसे हो सकता है बताइएगा, मैं कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।